हेलो एवरीवन। आज का ये सेशन हमारा इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग 80+ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं इन्वायरमेंटल लॉ के। ये मोस्ट प्रीवियस एमसीक्यूज होने वाले हैं। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके भी सिलेबस में इन्वायरमेंटल लॉ है, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो या आईबी का एग्जाम हो या फिर हमारा एलएलएम एंट्रेंस का एग्जाम हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इन सेंटर वाज सेट अप ऑन। केंद्र में पर्यावरण विभाग स्थापित हुआ था। कब हुआ था केंद्र में पर्यावरण विभाग स्थापित? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1980, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1980, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 1980, ऑप्शन डी है 1 मार्च 1980। तो ये कब हुआ था? ये 1 नवंबर 1980 को स्थापित हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, hazardous सब्सटेंस इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। परिसंकट में पदार्थ को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ऑप्शन बी द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ऑप्शन सी द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, ऑप्शन डी द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो किस अधिनियम के अंतर्गत हैजार्डस सब्सटेंस को परिभाषित किया गया है? द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द शेड्यूल सेकेंड ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की अनुसूची 2 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए लिस्ट ऑफ द एक्ट्स रिपील्ड, ऑप्शन बी लिस्ट ऑफ द एक्ट्स अमेंडेड, ऑप्शन सी है हेड्स अंडर विच कंपनसेशन और रिलीफ फॉर डैमेज मे बी क्लेम। जिन मार्गदर्शित के अंतर्गत प्रति अथवा क्षति के बदले राहत का दावा किया जा सकता है, ऑप्शन डी रूल्स टू बी फॉलोड बाय एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली नियमावली। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। एनजीटी एक्ट 2010 के शेड्यूल सेकेंड में किस चीज के बारे में दिया गया? हिट्स अंडर विच कंपनसेशन और रिलीफ फॉर डैमेज मे बी क्लेम्ड। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरपर्सन ऑफ द एनजीटी सेल अपॉइंटेड बाय होम। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट एलोन, ऑप्शन बी है सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द आउटगोइंग चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल, ऑप्शन डी है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कौन करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा इसका नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है? पहला है हमारा, इट रिपील्ड नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995, जिसे राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995 का निरसन हो गया। अब दूसरा है हमारा, रिपील नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटीज एक्ट 1997, इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 का निरसन हो गया। थर्ड है हमारा यहाँ पे, द एक्ट डज मेंशन अबाउट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कंस्ट्रक्टिंग right to healthy environment as a part of right to life under article 21 of the constitution। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंश के रूप में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के आशय से न्यायिक निर्णयों का विशिष्ट उल्लेख किया गया। डी है हमारा, द एक्ट डज नॉट डिफाइन एनवायरमेंट, इस अधिनियम में पर्यावरण की परिभाषा नहीं दी गई है। तो नीचे जो हमारा कोड दिया गया है इससे हमें सही उत्तर चूज करना है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए थे इसमें से कौन सा हमारा सही आंसर है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। ए बी एंड सी जो है हमारा, ए बी एंड सी ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, व्हाट आर द प्रिंसिपल दैट शुड बी अप्लाइड बाय द एनजीटी व्हाइल पासिंग ऑर्डर एंड डिसीजन। हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 20 के अनुसार आदेश और निर्णय पारित करते समय एनजीटी द्वारा कौन से सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए? पहला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, थर्ड है हमारा पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, फोर्थ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो हमें नीचे जो विकल्प दिए गए कोड में इसमें से हमें सही आंसर चूज करना है। यहाँ हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी, ए बी एंड सी वन, ये तीनों ही सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस इन विच दे वेर इनेक्टेड। निम्नलिखित को उन्हें अधिनियम में
किए जाने के क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, थर्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फोर्थ है हमारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, फिफ्थ है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। तो नीचे जो विकल्प दिए गए उससे हमें सही आंसर चूज करना है, इसे हमें ऑर्डर में सजाना है, सीक्वेंस ऑर्डर में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। पहले हमारा सी आएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देन हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और पॉल्यूशन एक्ट आएगा, उसके बाद हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आएगा, देन हमारा क्या आएगा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, उसके बाद हमारा आएगा द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें जितने भी एनवायरमेंटल लॉ में जितने भी एक्ट हैं उन सारे एक्ट के हमें ईयर को याद रखना है, क्योंकि किसी टाइम हमें जैसे सीक्वेंस में सजाने को दे देता है तो हमें उस टाइम पे ईयर पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इस चीज को अरेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा अधिनियमित यानी इनेक्टेड, सबसे पहला कौन सा एक्ट इनेक्ट हुआ उसके बाद कौन सा एक्ट हुआ, तो उस सीक्वेंस में हमें इसे सजाना है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ईयर लिख दिया है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, देन हमारा कौन सा आ जाएगा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, और उसके बाद आएगा हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, देन हमारा कौन सा आएगा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, उसके बाद हमारा लास्ट में आएगा द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आप इस ईयर को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 26 ऑफ द एनजीटी एक्ट इज। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत प्राधिकरण के आदेश अनुपालन में विफल रहने की शास्ति है। ऑप्शन ए है इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years और विथ फाइन अप टू 10 crores और विथ बोथ। ऑप्शन बी है इम्प्रिजमेंट अप टू 5 year और विथ फाइन अप टू 7 crores और विथ बोथ। ऑप्शन सी है इम्प्रिजमेंट अप टू 7 year और विथ फाइन अप टू 10 lakhs और विथ बोथ। ऑप्शन डी है हमारा इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years एंड फाइन ऑफ 10 crores। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इन्वायरमेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा के अंतर्गत शब्द पर्यावरण को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है हमारा सेक्शन 2 clause 3, ऑप्शन बी है सेक्शन 2 clause D, ऑप्शन सी है सेक्शन 2 clause A एंड ऑप्शन डी है हमारा सेक्शन 2 clause B। तो किसके तहत किया गया सेक्शन 2 clause A, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सरकार के किसी विभाग द्वारा किए गए अपराध के लिए कौन दोषी समझा जाएगा। ऑप्शन ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी डिपार्ट ऑफिसर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। कौन जिम्मेदार होंगे, ए और बी दोनों ही जिम्मेदार होंगे। तो हमारा जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी दोषी होंगे और साथ ही हमारे डिपार्टमेंटल जितने भी ऑफिसर होंगे वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज द पोलिटर पेज प्रिंसिपल इज इन्वेस्टिगेट। द पोलिटर पेज प्रिंसिपल की परिकल्पना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अधीन की गई थी। ऑप्शन ए है हमारा प्रिंसिपल 15 अर्थ समिट 1992, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल फर्स्ट एंड सेकंड स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972, ऑप्शन सी प्रिंसिपल 16 रियो डिक्लेरेशन 1992, ऑप्शन डी है प्रिंसिपल 5 रियो डिक्लेरेशन 1992। तो क्या किया गया था ऑप्शन सी प्रिंसिपल 16 रियो डिक्लेरेशन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी बात पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। पहला है हमारा स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस रविंद्रनाथ दलाई एंड अदर्स, ऑप्शन सेकंड है हमारा सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, ऑप्शन थर्ड है हमारा ललितराय पटेल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ऑप्शन यूनियन ऑफ इंडिया, फिफ्थ हमारा काशीराम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो कौन सा केस है जो कि हमारा किससे संबंधित है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से। चलिए कोड के अकॉर्डिंग देखते हैं इसमें से कौन कौन सा केस हमारा इससे संबंधित है। हाँ जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन डी, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी ये तीनों केस जो है वो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। यानी सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स का केस, दूसरा अलमित्रा स्टेट पटेल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, तीनों ही केस हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। Next question, a person shall not be a member of a state board constituted under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत गठित किए जाने वाले राज्य बोर्ड का सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं हो सकता। पहला है हमारा सच पर्सन इज और एट एनी टाइम हैज बीन एडजस्ट इंसॉल्वेंट, वह व्यक्ति जो किसी भी समय न्याय निर्णित दिवालिया है या रहा है। अब दूसरा है हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जिसे विकलित चित्त या घोषित किया गया हो
थर्ड है हमारा हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत किसी अपराध में दोषित किया गया हो। फोर्थ है हैज बिकम एबव 65 ईयर्स ऑफ एज, वह 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। लास्ट है हमारा गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, वो अनैतिक अधमता का दोषी रहा हो। तो हमें नीचे में जो विकल्प दिए गए उससे हमें सही आंसर चूज करना है कि जो एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 है उसके अंतर्गत गठित किए जाने वाले राज्य बोर्ड हैं उसके सदस्य नहीं हो सकते। हमसे पूछ क्या रहा है, नहीं हो सकते। तो चलिए देखते हैं कौन सदस्य नहीं हो सकते। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। ए बी सी एंड ई, ए बी सी एंड ई जो है वो सदस्य नहीं हो सकते। और ये चीज हमारा कहाँ दे रखा है, ये चीज हमारा सेक्शन 8 में दे रखा, सेक्शन 8 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस हैव बीन मेंबर्स ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सदस्य रहे हैं। पहला है जस्टिस ए सूर्य नारायण नायडू, दूसरा है जस्टिस दीपक मिश्रा, थर्ड है जस्टिस सी वेंकट रमना, फोर्थ है हमारा जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ऑप्शन, और फिर लास्ट है हमारा प्रताप कुमार है। तो स्कोर से हमें चूज करना है कि कौन एनजीटी के सदस्य रहे हैं। तो एनजीटी के सदस्य ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए सी ई, ए सी ई। जस्टिस ए सूर्यनारायण नायडू भी रहे हैं, जस्टिस सी वेंकट रमना भी रहे हैं, और जस्टिस प्रताप कुमार रे भी रहे हैं। तो हमारा यहाँ जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए सी एंड ई। क्वेश्चन है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 केम इनटू फोर्स ऑन, ये जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम है ये अस्तित्व में कब आया। ऑप्शन ए 10 मई 2010, ऑप्शन बी 18 अगस्त 2010, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 2010, ऑप्शन डी है हमारा 18 अक्टूबर 2010। ये कब आया, ये 18 अक्टूबर 2010 को आया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पहला है हमारा COP26 ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, सेकेंड है हमारा COP25 लेमा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, थर्ड है COP24 माराकेश क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, फोर्थ है हमारा COP22 काटोविस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, और लास्ट है हमारा COP21 पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इसमें से कौन सा हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए एंड ई ओनली, ए एंड ए और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एनवायरमेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, किस सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया एनवायरमेंट वर्ड को। ऑप्शन ए सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 8, बी है सेक्शन 2 क्लॉज ई, सी है सेक्शन 2 क्लॉज डी, डी है सेक्शन 2 क्लॉज बी। तो कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 क्लॉज ए में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग प्रिंसिपल of the Rio Declaration on Environment and Development 1992 and select the correct answer from the given option। पर्यावरण विकास पर रियो घोषणा पत्र 1992 के निम्नलिखित सिद्धांतों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से हमें सही उत्तर चूज करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या सब है यहाँ पे। पहला प्रिंसिपल फर्स्ट है हमारा, ह्यूमन बींग्स आर एट द सेंटर ऑफ कंसर्न फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मनुष्य सतत विकास के केंद्र में है। सेकंड है प्रिंसिपल 16, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट द प्रिकॉशनरी अप्रोच शैल बी वाइडली अप्लाइड बाय स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, राज्य द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण के लिए एहतियाती उपागम का व्यापक रूप से अनुप्रयोग किया जाए। थर्ड है हमारा प्रिंसिपल 14, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment। उन प्रस्तावित कार्यकलापों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा जिनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। फोर्थ है प्रिंसिपल 20, वुमेन हैव अ वाइटल रोल इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, महिलाओं की पर्यावरण प्रबंधन और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लास्ट है हमारा प्रिंसिपल 24, पीस डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंडिविजिबल, शांति विकास और पर्यावरणीय संरक्षण अंतर्निर्भर तथा अविभाज्य है। तो हमें जो नीचे कोड दिया गया उससे हमें सही आंसर चूज करना है। यहाँ पे यहाँ जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए एंड डी ओनली, ए एंड डी ओनली, ए एंड डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स हरित गृह प्रभाव का तात्पर्य है क्या? ऑप्शन ए इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में हरित गृह गैसों संक्रेतन के कारण वातावरणीय तापमान में वृद्धि। ऑप्शन बी है ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स इन इंक्रीज टेम्परेचर, बढ़ते हुए तापमान में सब्जियों और फूलों का उगाना। ऑप्शन सी है ग्रोइंग फूड क्रॉप्स इन ग्लास हाउसेस, ग्लास हाउस में खाद्य फसलों को उगाना। फोर्थ है हमारा ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स ग्रोन इन सनलाइट रिसिव्ड इन द ग्लास हाउस में प्राप्त की गई सूर्य के प्रकाश में उगे हुए पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। Next question on the preamble to both Environment Protection Act and Air Prevention and Control of Pollution Act were passed to implement the decision reached in one of the following. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की उद्देशिका को निम्नलिखित निर्णय के फलस्वरूप कार्यान्वयन हेतु पारित किया गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ए हमारा सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972, ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 1982। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है The provision relating to drinking water is contained under which schedule of the Constitution of India 1950? पेयजल संबंधी प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में अंतर्भुक्त है? पहला अनुसूची 7, सेकेंड है अनुसूची 9, थर्ड है अनुसूची 11, फोर्थ है अनुसूची 12। तो किस अनुसूची में इस चीज को शामिल किया गया है? यहाँ हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी शेड्यूल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेलिगनेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन और डिजीज डेंजरस टू लाइफ एंड मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ आर पनिशेबल ऑफेंसेस फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बट द पनिशमेंट आर मेजर टू मीट ऑब्जेक्टिव्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ सच मेजर पनिशमेंट इज गिव। कोई परिद्वेषी कृत्य जिससे ऐसा संक्रमण अथवा रोग फैलने की आशंका हो जो जीवन के लिए हानिकारक है और जिसके परिणाम स्वरूप वातावरण स्वास्थ्य के लिए विषाक्तपूर्ण हो जाए। पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न दंडनीय अपराध हैं किंतु उपबंधित प्रावधान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है। इस तरह के अल्प दंड का उपबंध निम्नलिखित में से किस विधि में किया गया है? ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ऑप्शन बी है इंडियन पिनल कोड, ऑप्शन सी है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ऑप्शन डी है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो किस अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया है? इंडियन पिनल कोड, ऑप्शन बी जो है ये सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉर्न कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विथ, ये किससे संबंधित है बॉर्न कन्वेंशन? ऑप्शन ए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज संकटपन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभी समय से, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल वेलिंग कन्वेंशन, ऑप्शन सी है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज प्रवासी प्रजातियों संबंधी अभी समय से, ऑप्शन डी है कन्वेंशन ऑन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों संबंधी अभी समय से। तो किससे संबंधित है? ये हमारा कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज प्रवासी प्रजातियों संबंधी अभी समय से संबंधित है। और ये जो हमारा बॉर्न कन्वेंशन है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जर्मनी, इसका मुख्यालय जर्मनी में है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है, स्थापना हुई इसकी 1979 में। और ये कन्वेंशन जो है ये प्रवर्तन में कब आया, ये लागू कब हुआ? तो ये प्रवर्तन में आया हमारा 1 नवंबर 1983 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज assertion and the other labeled as reason. Read the statement and choose the correct answer from the quote given below. Assertion है हमारा the government could not control pollution in spite of the continuous environment monitoring system CEMS introduced in 2014. सरकार 2014 में प्रारंभ किए गए कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के बावजूद प्रदूषण को नियंत्रण नहीं कर सकी। रीजन है हमारा एनवायरनमेंट रिलेटेड डाटा स्पेशली on the performance of polluters have always been both limited in scope and invisible to the public. पर्यावरण से विशेष प्रदूषकों के कार्य से संबंधित आंकड़ों के दायरे सीमित हैं और साथ ही लोगों के लिए अदृश्य हैं।
तो चलिए देखते हैं कोड के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या सही है। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। Next question है which one of the following is not the function of the Central Pollution Control Board under the Water Act 1974। निम्नलिखित में से क्या जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्य नहीं है। हमसे यहाँ नहीं है के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित किसी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देना। ऑप्शन बी है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट बोर्ड्स एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अमॉन्ग देम, राज्य बोर्डों के कार्यकलापों का समन्वय करना और उनके विवादों को सुलझाना। ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पे टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द प्रिवेंशन कंट्रोल और अवॉइडमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण और कमी से संबंधित किसी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देना। ऑप्शन डी है टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट बोर्ड कैरी आउट एंड sponsor investigation and research relating to problem of water pollution and prevention control और abatement of water pollution, राज्य बोर्डों की तकनीकी सहायता और दिशा निर्देश प्रदान करना, जल प्रदूषण की समस्याओं और जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण कमी से संबंधित जांच और शोध करना और इन्हें प्रायोजित करना। इसका सही आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट come under the powers and function of the central board as provided under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों के अधीन नहीं आता है। ऑप्शन ए है हमारा प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अवॉइडमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के निवारण नियंत्रण और कमी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसे कार्यान्वित करना। ऑप्शन बी है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ स्टेट बोर्ड्स एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमंग देम, राज्य बोर्डों के क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना तथा उनके बीच के विवादों का समाधान करना। ऑप्शन सी है हमारा यहाँ फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर, वायु की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना। ऑप्शन डी है हमारा मेकिंग रिकमेंडेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर रिमूवल ऑफ स्टेट बोर्ड विच इज डिफॉल्टर इन डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज अंडर द एक्ट, राज्य बोर्ड जो इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में चूक करता है उसे हटाने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश करना। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये चीज हमारा कहाँ दे रखा है? ये चीज हमारा सेक्शन 16 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट right to access to drinking water is fundamental to life and it is the duty of the state under Article 21 to provide clean drinking water to its citizen। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पैदल तक पहुंच का अधिकार जीवन के लिए बुनियादी है और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को स्वच्छ पैदल उपलब्ध कराए। ऑप्शन ए लॉर्ड सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है हमारा एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेज एमबी नायडू। ऑप्शन सी एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड वर्सेज श्री सी कनचप्पा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा केस सही होगा इससे रिलेटेड? ऑप्शन बी एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेज एमबी नायडू केस, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज ऑब्जर्व दैट द इशू ऑफ पॉल्यूशन शुड नॉट बी रिजॉल्व एट द कॉस्ट ऑफ द पुअर पीपल्स लाइवलीहुड। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस एक मामले में टिप्पणी की कि प्रदूषण का मुद्दा गरीब आदमी की आजीविका की लागत पर नहीं निपटाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेज वर्दी चंद। ऑप्शन सी है एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है टीएन गोदावरमन थिमलपाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। Next question, under the Wildlife Protection Act, the boundaries of a national park
shall be made in one of the following way। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पार्क की सीमाएं निम्नलिखित में से एक तरीके से बनाई जाएगी। किस तरीके से? ऑप्शन ए बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट, संसद में एक संकल्प पारित करके। ऑप्शन बी बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, राज्य के विधानमंडल में एक संकल्प पारित करके। ऑप्शन सी है बाय पासिंग रेजोल्यूशन बोथ इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में एक संकल्प पारित करके। ऑप्शन डी है बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन द म्युनिसिपल बॉडी एंड स्टेट लेजिस्लेचर, नगर पालिका निकाय और राज्य विधानमंडल में एक संकल्प पारित करके। तो इस तरीके से बनाएंगे बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसल कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इन। वासेल कन्वेंशन निम्नलिखित में से किस एक अभिसमय से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, वन्य पादप वन जंतुओं की संकटपन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय से। ऑप्शन बी द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, खतरनाक अपशिष्टों को एक देश से दूसरे देश में लाने ले जाने और उसके निपटान पर नियंत्रण संबंधी अभिसमय से। ऑप्शन सी क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय से। ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर ओजोन परत को बचाने संबंधी अभिसमय से। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हमारा यहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन बी द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडेड मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमें एक चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है उसे चूज करना है। ऑप्शन ए है एवरी पर्सन एंजॉयज द राइट टू अ wholesome environmental which is a fact of the right of life guaranteed under article 21 of the Indian Constitution। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वास्थ्यकर पर्यावरण का लाभ उठाने का अधिकार है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का एक पहलू है। ऑप्शन बी है हमारा the power conferred under an environmental institute may be exercised only to advance environment protection and not for a purpose that would defeat the object of the law। पर्यावरणीय संविधि के तहत प्रदत्त शक्ति का केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और न कि ऐसे प्रयोजन के लिए जिससे विधि का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। ऑप्शन सी है हमारा फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मे बी रीजनेबल फैक्टर to exonerate the government या municipal bodies from performing its statutory liability। सरकार की वित्तीय बाध्यताएं सरकार नगरपालिका निकायों को उनके सांविधिक दायित्वों का निष्पादन करने से भार मुक्त करने का एक तर्कसंगत कारक हो सकती है। ऑप्शन डी है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इम्पोजेस द onus of proof on the developer to show his or her action in environmentally begin। वुड वो पाई सिद्धांत डेवलपर पर इस बात का प्रमाण देने का दायित्व सौंपता है कि वह यह दर्शाए कि उसकी कार्रवाई पर्यावरणीय दृष्टि से सुसाध्य है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा स्टेटमेंट है जो कि हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है इन चारों में से? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग है, बाकी ए बी एंड डी स्टेटमेंट हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विथ ट्रायल स्मेल्टर केस। ये जो ट्रायल स्मेल्टर केस है ये किस सिद्धांत से जुड़ा? ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है हमारा नो स्टेट हैज अ राइट टू यूज और परमिट द यूज ऑफ इट्स टेरिटरी सो एज टू कॉज इंजरी बाय फ्यूम्स इन द टेरिटरी ऑफ अनदर। किसी भी राष्ट्र को अपने भूभाग का इस तरह इस्तेमाल करने या इस्तेमाल करने की अनुमति देने का अधिकार नहीं है कि उससे दूसरे के भूभाग में धुआं के द्वारा क्षति कारित हो। ऑप्शन सी हमारा रिडेम्पशन ऑफ द डैमेज इन्वायरमेंट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्षतिग्रस्त पर्यावरण को पुनः ठीक करना संधारणीय विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ऑप्शन डी प्लेसिंग अ ड्यूटी ऑन द स्टेट टू होल्ड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। राष्ट्र पर यह कर्तव्य निरूपित करना कि वह लोगों के लाभ के लिए पर्यावरणीय संसाधनों को न्यास में निर्धारित करे। यहाँ जो सही आंसर है किस सिद्धांत में ये जुड़ा हुआ है हमारा ट्रायल सेमेस्टर केस? तो ये हमारा ऑप्शन बी नो स्टेट हैज अ राइट टू यूज और परमिट द यूज ऑफ इट्स टेरिटरी सो एज टू कॉज इंजरी बाय फ्यूम्स इन द टेरिटरी ऑफ अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिट असर्शन एंड रीजन एंड आंसर द यूजिंग कोड गिवन बिलो। असर्शन है हमारा रिडेम्पशन ऑफ द डैमेज एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एज सच polluter is liable to pay the cost of the individual suffers as well as the cost of reversing the damaged ecology। क्षतिग्रस्त पर्यावरण का उद्धार करना संधारणीय विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है और इसीलिए प्रदूषक हानि उठाने वाले अलग अलग व्यक्तियों को लागत का भुगतान करने के साथ साथ क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को पुनः ठीक करने की लागत का भुगतान करने का भागी है।
Region है polluter pays principle is a part of the environmental jurisprudence of this country. प्रदूषक अदा करे सिद्धांत इस देश के पर्यावरणीय विधि शास्त्र का हिस्सा है। तो हमें कोड के अकॉर्डिंग आंसर चूज करना है यहाँ। तो ऑप्शन ए हमारा ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। यहाँ असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है किसका, असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड द सेलेक्ट अंडर यूजिंग कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 लिस्ट 2 में देखते हैं क्या है। लिस्ट 2 में हमारा कन्वेंशन वगैरह के बारे में दे रखा है और लिस्ट 2 में रिलेटेड हमारा मैटर है जिसमें डॉक्ट्रिन है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में है, इन सब के बारे में है। तो हम चलिए मिलाते हैं कि कन्वेंशन कौन सा डिक्लेरेशन हमारा किस पॉइंट पे रिलेट करता है। तो लिस्ट 1 में जो दे रखा है वो हमारा नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल। सेकेंड है डॉक्ट्रिन ऑफ सिक्योरिटी टू एट Aluminium non-leaders. Third है to stop and prevent the international traffic in dumping and resultant accumulation of toxic and dangerous product and wastage. लास्ट हमारा कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज स्टैंडर्ड। तो लिस्ट 2 में जो हमारा है वेसल कन्वेंशन 1999, रियो डिक्लेरेशन, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। फोर्थ है हमारा लास्ट जो प्रिंसिपल 21 एंड 22 ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। यहाँ पे कौन सा सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो। द environmental approach has led the Supreme Court to derive, adopt and apply a range of principles to guide the development of environmental jurisprudence. Notable among the fundamental norms recognized by the court are पर्यावरणीय दृष्टिकोण के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरणीय विधि शास्त्र के विकास को निर्देशित करने हेतु अनेक सिद्धांतों की उत्पत्ति, अंगीकरण और अनुप्रयोग किया है। न्यायालय द्वारा मान्य मूलभूत प्रतिमानों में से प्रमुख है, कौन सा प्रमुख है चलिए देखते हैं। पहला है हमारा एवरी पर्सन एंजॉयज द राइट टू अ होलसम एनवायरनमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार का ही एक भाग है। दूसरा हमारा एनफोर्समेंट एजेंसीज आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स एनवायरमेंटल लॉज। पर्यावरण कानून को कठोरता से लागू करना प्रवर्तन एजेंसियों की जिम्मेदारी है। थर्ड है गवर्नमेंट एजेंसी में नॉट प्ले नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इन एडुकेसी ऑफ स्टाफ और अदर्स इनसफिशिएंसीज टू जस्टिफाई द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑब्लिगेशन अंडर एनवायरमेंटल लॉज। पर्यावरणीय कानूनों के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाने के लिए सरकारी एजेंसियां निधियों की अनुपलब्धता, कार्मिकों की कमी या अन्य अभावों का तर्क नहीं दे सकती। लास्ट फोर्थ है हमारा स्ट्रिक्ट एक्शन आउट टू बी taken against contumacious defaulters and persons who carry an industrial or development activity for profit without regard to the environmental laws। हटी चुककर्ताओं के विरुद्ध और उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो पर्यावरणीय कानूनों की अनदेखी करते हुए मुनाफे के लिए विकासात्मक या औद्योगिक गतिविधियां चलाते रहते हों। तो यहाँ हमारा जो कोड है जिससे हमें यहाँ पे सही आंसर चूज करना है। यहाँ कोड में पहला ऑप्शन ए है ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी है ओनली 1 2 थर्ड, ऑप्शन सी 1 2 थर्ड एंड 4, ऑप्शन डी है ओनली 1। यहाँ हमारा कौन सा सही आंसर है यहाँ पे, यहाँ हमारा जो ऑप्शन सही है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये चारों ही हमारा सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 वाज इनएक्टेड। वायु प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1981 का अधिनियम क्या था। ऑप्शन ए है हमारा बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 252 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर सिक्योरिंग इनेबलिंग रिजोल्यूशन फ्रॉम द स्टेट। राज्यों से समर्थक संकल्प प्राप्त करने के पश्चात संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत। ऑप्शन बी है बाय द पार्लियामेंट इन्वोकिंग द power under Article 253 to make laws implementing decision taken at international conference। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने हेतु विधि बनाने की अनुच्छेद 253 के तहत प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसद द्वारा। ऑप्शन सी है बाय द स्टेट एज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन अंडर द एयर कैरिड आउट बाय द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। राज्य द्वारा क्योंकि वायु अधिनियम के तहत कार्यपालक कार्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी है बाय द पार्लियामेंट बेस्ड ऑन द डायरेक्शन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर संसद द्वारा। यहाँ हमारा कौन सा आंसर सही होगा, बाय द पार्लियामेंट इन्वोकिंग द पावर अंडर आर्टिकल 253 टू मेक लॉज इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन टेक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड फाइनल करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट वन में हमारे कुछ मैटर दिए गए हैं और लिस्ट टू में सिलेक्टेड केस लॉज दिए गए हैं। चलिए देखते हैं लिस्ट वन में क्या सब है। पब्लिक लाइबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थर्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फोर्थ है हजार्डस वेस्ट मटेरियल और केस हमारा क्या है, किस पॉइंट पे कौन सा केस है हमें मैच करना है। पहला है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मुराद अली खान, दूसरा एमसीसी मेहता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, थर्ड है हमारा रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन, फोर्थ है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो कौन सा केस लॉ हमारा किस मैटर से है रिलेटेड, तो हमें इसे मिलाना है और नीचे जो कोड दिया गया उसे हमें सही आंसर यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द बोथ assertion and reason and give correct answer using the code given below। देखते हैं हमारा assertion reason क्या कह रहा है। assertion है हमारा over 200 central and state statutes which have at least some concern with environmental protection either directly or indirectly have unfortunately not resulted in preventing environmental degradation। on the contrary has increased over the years। 200 से ज्यादा केंद्रीय और राज्य संविधियों जिनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम कुछ पर्यावरण संरक्षण की चिंताएं हैं, दुर्भाग्यवश पर्यावरण क्षरण को रोकने में सफल नहीं रही है, बल्कि इसके विपरीत पिछले वर्षों में पर्यावरण क्षरण बढ़ गया है। रीजन है हमारा अनलेस द गवर्नमेंट पॉलिसी इज बैक बाय एडिक्वेट budgetary allocation changes to the statutory regime and a bureaucratic will the government's intention are at to रिमेन ऑन पेपर। जब तक सरकारी नीति को पर्याप्त बजटीय आवंटन, विधिक तंत्र में बदलावों और नौकरशाही की इच्छा शक्ति का समर्थन नहीं मिलता, सरकारी मंशाएं कागजों पर ही बनी रहने के योग्य है। तो चलो देखते हैं कोड में हमारा क्या कहा गया। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी हमारा क्या है, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग और ऑप्शन डी है ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। तो यहाँ हमारा जो सही है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉनिटरी प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन, सेकेंड है ओजोन लेयर, थर्ड है क्लाइमेट चेंज, फोर्थ है हजार्डस वेस्ट। तो ये किससे संबंधित है, तो ये हमारा ओजोन लेयर से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखते हैं कौन सा कथन हमारा इनमें से गलत है। पहला है इन्वायरमेंटल मेजर्स बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज मस्ट एंटिसिपेट, प्रिवेंट एंड अटैक द कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। राज्य या केंद्र सरकार और सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरणीय उपायों को पर्यावरणीय क्षरण के कारणों का पूर्वानुमान और निराकरण करना चाहिए और इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। ऑप्शन बी है हमारा वेयर द थ्रेट्स आर ऑफ सीरियस एंड इरिवर्सिबल नेचर, lack of scientific certainty should not be used as reason for postponing मेजर्स टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जहां खतरा गंभीर और सुधारने योग्य नहीं है, वैज्ञानिक सुनिश्चितता के अभाव को पर्यावरणीय क्षरण रोकने के लिए उपायों को टालने के कारण के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी है देयर नीड नॉट बी अ बोनाफाइड रीजन टू बिलीव दैट द एक्टिविटी इज नॉट इन्वायरमेंटली ब्रिंगिंग, यह विश्वास करने की कोई सद्भावपूर्ण कारण की आवश्यकता नहीं कि कार्यकलाप पर्यावरणीय रूप से हितकर नहीं है। ऑप्शन डी है द ऑनर्स ऑफ प्रूफ इज ऑन द एक्टर और द डेवलपर टू शो दैट हिज एक्शन इज इन्वायरमेंटली बिनगी। दर्शाने की कर्ता या डेवलपर का कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से हितकर है को साबित करना उसकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारा गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो रॉन्ग है, बाकी ए बी सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड थर्ड जो ऑप्शन सी है ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। Next question on the relevant constitutional amendment which obligates the municipal bodies to ensure environmental protection are संगत संवैधानिक संशोधन जो पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका निकायों को बाध्य करते हैं, किस अमेंडमेंट के द्वारा इसे बाध्य किया गया है। तो ऑप्शन ए 42nd एंड 43rd, ऑप्शन बी है 65th एंड 66th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 71st एंड 72nd, ऑप्शन डी हमारा 73rd एंड 74th। तो किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा, ऑप्शन डी जो है हमारा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू यूजिंग कोड गिवन बिलो। देखते लिस्ट वन में हमारा क्या दे रखा है, लिस्ट टू में तो हमारा
केस लॉज दे रखे हैं और लिस्ट 1 में हमारा केस लॉ के रिलेटेड मैटर होंगे। तो चलिए देखते हैं किस केस से कौन सा मैटर है हमारा। तो पहले है हमारा लिस्ट 1 में बैनिंग प्लास्टिक कैरिंग बैग बिलो 40 MW अफेक्टिंग एनवायरमेंट एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ। सेकेंड है द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन इंडस्ट्री और द unit which is likely to cause pollution. Third है compensate for reversing the ecology and compensate the individual for loss suffered. Fourth हमारा dislocation of poor forest dwellers will infringe their फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लाइवहुड। तो चलिए देखते हैं हम क्या है केस लॉज हमारे। पहला है वेलोडी सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब दूसरा है रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। थर्ड है बनवासी सेवा आश्रम वर्सेज स्टेट। फोर्थ है हमारा यहाँ पे क्या जगन्नाथ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी ये केस हैं और जिससे मैटर मैच करते हैं, तो आप इन सारे जितने भी ये कोड वाले सर्सन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसको बहुत अच्छे से देखिए। जैसे कि हमारा ये कोड वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन होगा, तो हमें इसे 4 केस लॉज कवर हो जा रहे हैं। जैसे वेलोड सिटीजन वेलफेयर फोरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो ये किस पॉइंट से है ये आपको यही पता चल जाएगा, तो आपका एक केस ये भी हो गया। इसी तरह से रिसर्च फाउंडेशन हो गया, वनवासी वाला हो गया, आपका जगन्नाथ वाला हो गया। तो ये यहाँ आपको 4 केस कवर हो जाता है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसको बहुत अच्छे से कवर कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन से हमारा एक क्वेश्चन कवर नहीं होता, इससे हमारा 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ कौन सा केस हमारा किससे रिलेटेड है। यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एज अमेंडेड अप टू 2003। निम्नलिखित में से कौन सा 2003 द्वारा यथा संशोधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य है। चलिए देखते हैं क्या है मुख्य उद्देश्य जो 2003 की तरह संशोधन है। ऑप्शन ए है टू चेक ऑन पॉचिंग एंड इलीगल ट्रेड इन डोमेस्टिक एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल, पालतू और जंगली जीवों का अवैध शिकार और अवैध व्यापार को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी है हम चेक ऑन पॉचिंग एंड ऑन इलीगल ट्रेड इन एवरी, हाथियों के शिकार और हाथी दांत के अवैध व्यापार को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी टू चेक ऑन पॉचिंग एंड लीगल ट्रेड इन डॉग, कुत्तों के शिकार और अवैध व्यापार को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी टू चेक ऑन हंटिंग एंड लीगल ट्रेड इन एलिफेंट, हाथियों के शिकार और अवैध व्यापार को नियंत्रित करना। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, टू चेक ऑन पॉचिंग एंड इनलीगल ट्रेड इन, हाथियों के शिकार और हाथियों के दांत को अवैध व्यापार पर नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड असर्शन एंड रीजन एंड आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखते हैं असर्शन हमारा क्या था, राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर टू ब्रीथ एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ राइट टू लाइफ। स्वच्छ पेयजल का अधिकार और सांस लेने के लिए प्रदूषण रहित हवा का अधिकार जीवन का अधिकार की श्रेणी में आते हैं। रीजन है बिकॉज दे आर द बेसिक एलिमेंट्स विच सस्टेन लाइफ, क्योंकि वे जीवन निर्वाह के मूल तत्व है। चलो देखते हैं कोड हमारा क्या है। कोड ऑप्शन ए है हमारा both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B both A and R are true, R is not the correct explanation of A. C है हमारा A is true but R is false. Option D है A is false but R is true. तो हमारे यहाँ ऑप्शन A जो है सही है, दोनों सही है, रीजन भी असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड क्लोजिंग डाउन एंड डिमोलिशन और shrimp industries in coastal regulation zone and implement the precautionary principle and the polluter pays principle and held them liable for payment of compensation for jeopardizing the ecology and compensate the individual for loss suffered। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने तटवर्ती विनियमन क्षेत्र में झींगा उद्योगों को बंद करने एवं नष्ट करने और एहतियाती सिद्धांत एवं प्रदूषण भुगतान करे सिद्धांत को लागू करने का निर्देश दिया था और उन्हें पारिस्थितिक पर विपरीत प्रभाव डालने के लिए प्रतिपूर्ति का भुगतान करने तथा जिन व्यक्तियों की नुकसान हुआ है उन्हें प्रतिपूर्ति का भुगतान करने का दायी ठहराया। तो किस केस में ये चीज डिसाइड किया गया, ऑप्शन ए MC मेहता यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है S जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है हमारा चर्च ऑफ गॉड फुल गॉसिप्स इन इंडिया वर्सेस KKR मैजेस्टिक कॉलिंग वेलफेयर एसोसिएशन, ऑप्शन डी है वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो किस केस में इस चीज को डिसाइड किया गया, यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है हमारा S जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वन्य और वन्य जीव की सुरक्षा निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी
वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी है वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी है बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। ये क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटी भी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट द टर्म इन्वायरमेंट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या शामिल नहीं है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो पर्यावरण शब्द डिफाइन किए गए हैं उसमें क्या शामिल नहीं है निम्नलिखित में से? तो ऑप्शन ए वाटर एयर एंड लैंड, ऑप्शन बी इंटर रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन वाटर एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन सी है इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन वाटर एयर एंड लैंड एंड प्लांट्स, ऑप्शन डी है इन्वायरमेंट ऑफ वर्क प्लेस। इसमें क्या शामिल नहीं है? इन्वायरमेंट ऑफ वर्क प्लेस, ऑप्शन डी। बाकी के सभी शामिल है। तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर हो गया, एक क्या शामिल भी और एक क्या नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन गेव सजेशन फॉर इम्पोजिंग इन्वायरमेंटल टैक्स, निम्नलिखित में से किस संसाधन ने पर्यावरण कर अधिरोपित करने का सुझाव दिया? ऑप्शन ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी वर्ल्ड वाटर इंस्टीट्यूट, सी यूनेस्को, डी यूनाइटेड नेशंस। तो किसने दिया? वर्ल्ड वाटर इंस्टीट्यूट ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। चलिए देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 में क्या, लिस्ट 2 में हमारा सेक्शंस वगैरह दे रखे हैं इन्वायरमेंटल लॉ के जितने एक्ट्स हैं उसके, और लिस्ट 2 में हमारे उसके मैटर दिए गए हैं कि किस सेक्शन में क्या चीज है। तो देखते हैं हमारा लिस्ट 1 में है पहला पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट, सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, थर्ड है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल टू रेगुलेट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, फोर्थ है हमारा गैसियस और लिक्विड पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर इंजरीज टू ह्यूमन बींग्स, और सेक्शन है हमारा लिस्ट में सेक्शन 6 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सेकेंड है सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, थर्ड है सेक्शन 6 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, फोर्थ हमारा सेक्शन 2 क्लास ए ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। तो चलिए यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कि किस सेक्शन में क्या चीज दिया गया है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ नो फॉल लाइबिलिटी इन द केस ऑफ, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम दोष रहित दायित्व के आधार पर किन वादों में मुआवजे का प्रावधान करता है? पहला डेथ ऑफ एनी पर्सन, सेकंड इंजरी टू एनी पर्सन, थर्ड डेथ एंड इंजरी टू वर्कमैन, फोर्थ हमारा डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी। तो किसमें ये मुआवजे का प्रावधान करता है? हमारा ऑप्शन डी जो यहाँ सही है, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच स्पेशल पर्पस अ कंडीशनल परमिट फॉर हंटिंग एनी वाइल्ड एनिमल कैन नॉट बी ग्रांटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किस विशेष उद्देश्य के लिए वन्य जीव के शिकार की सशर्त अनुमति नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन ए है प्रिपरेशन ऑफ स्नेक वेनम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, ऑप्शन बी है हमारा कलेक्शन ऑफ स्पाइसमेन ऑफ फॉर जूस एंड म्यूजियम्स, ऑप्शन सी है साइंटिफिक रिसर्च, डी है रिसर्च इन ट्रेडिशनल एंड एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे सही आंसर कौन है हमारा? ऑप्शन डी, रिसर्च इन ट्रेडिशनल एंड एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion a company was unlawfully polluting streams and rivers by discharging trade effluents which raised pollution level beyond permissible limits, एक कंपनी गैर कानूनी नालों और नदियों को व्यापारिक मलों को छोड़कर प्रदूषित कर रही थी जो प्रदूषण स्तर को उचित सीमा से आगे बढ़ा रहा था। रीजन है द कोर्ट डिसाइडेड दैट द कंपनी कुड नॉट बी हेल्ड लाइबल अंडर वाटर एक्ट 1974, न्यायालय ने निर्णय दिया कि जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो चलिए देखते हैं क्या सही है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन ऑन द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की क्या परिभाषा है? पर्यावरणीय प्रदूषण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए एनी पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल, ऑप्शन बी द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इन द एनवायरमेंट दैट कॉजेज इंजरीज टू मैन, ऑप्शन सी द प्रेजेंस इन द एनवायरमेंट ऑफ एनी एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट, ऑप्शन डी है एनी पॉल्यूशन इन लैंड सी एंड एयर। तो क्या शामिल है इसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के अंतर्गत? तो एनी पॉल्यूशन इन लैंड सी एंड एयर, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गया कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में क्या शामिल है और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहाँ डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Section 19 of the Environment Protection Act 1986 enables a person to file a complaint in a criminal court after giving a notice to the Pollution Control Board. Once the complaint has been made, the board is bound to make available to the complainant all relevant reports to him on demand. The board may also refuse to disclose on public interest. Similar provisions are also available under किस सेक्शन में और सिमिलर प्रोविजन दिए गए हैं इस रिलेटेड? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 19 व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस देने के उपरांत आपराधिक न्यायालय में परिवाद दायर कर सकता है। एक बार शिकायत दायर होने के पश्चात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिवादी के मांगने पर उसे सभी संबंधित रिपोर्ट देने के लिए बाध्य है। बोर्ड लोकहित में किसी सूचना को प्रकट करने से मना कर सकता है। ऐसे ही प्रावधान किनके अधीन उपलब्ध है? चलिए देखते हैं ऐसे ही प्रावधान और किसके अधीन उपलब्ध है। तो ऑप्शन ए है सेक्शन 49 ऑफ द वाटर एक्ट 1974 एंड सेक्शन 43 ऑफ द एयर एक्ट 1981। ऑप्शन बी है सेक्शन 43 ऑफ द वाटर एक्ट 1974 एंड सेक्शन 49 ऑफ द एयर एक्ट 1981। ऑप्शन सी है सेक्शन 42 ऑफ द वाटर एक्ट 1974 एंड सेक्शन 46 ऑफ द एयर एक्ट 1981। ऑप्शन डी है सेक्शन 41 ऑफ द वाटर एक्ट 1974 एंड सेक्शन 42 ऑफ द एयर एक्ट 1981। चलिए देखते हैं वैसे ही प्रोविजन और कहाँ दे रखे हैं। तो सेक्शन 49 ऑफ द वाटर एक्ट 1974 एंड सेक्शन 43 ऑफ द एयर एक्ट 1981। ऑप्शन ए हमारा सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two important amendments were brought in the year 1976, one with reference to directive principle of state policy, making the state responsible to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country. The other under fundamental duties, making every citizen to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compensation for living creatures. दो महत्वपूर्ण संशोधन वर्ष 1976 में लाए गए। एक का संदर्भ था कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत देश के पर्यावरण के संरक्षण और सुधार वन तथा वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए सरकार को दायित्व देना था, जबकि दूसरे संशोधन द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए देश के प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, झीलें, नदियां, वन्य प्राणी और जीव जंतुओं के लिए सहानुभूति शामिल है, के संरक्षण और सुधार को उसका मूल कर्तव्य बना दिया गया। संबंधित संशोधन है। कौन सा संशोधन से ये चीज किया गया? तो चलिए देखते हैं हम कौन सा संशोधन से किया गया। हमारा पहला है हमारा 49th अमेंडमेंट, सेकेंड है 45th अमेंडमेंट, थर्ड है 43rd अमेंडमेंट, 4D है हमारा 42nd अमेंडमेंट। तो किस अमेंडमेंट से किया गया ये चीज? 42nd अमेंडमेंट से किया गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वन्य प्राणियों की रक्षा है क्या? ऑप्शन ए वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी है ए फंडामेंटल राइट, सी फंडामेंटल ड्यूटी, डी बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये क्या है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ साथ ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेमनियल पॉल्यूशन इज एन एक्ट रिलेटिंग टू अनक्लीन वर्शिप एंड इज नोन एज द ऑफेंस ऑफ। प्रथागत प्रदूषण उपासना से संबंधित कार्य है तथा इसे डैश अपराध कहा जाता है क्या? ऑप्शन ए इंसल्ट टू रिलीजन, बी डिफ्लेशन ऑफ पवित्रीकरण, सी एंटी सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता विरोध, डी रिलीजियस हेटेरोनेस धार्मिक विद्वेष। इसे क्या कहा जाता है? कौन सा ऑफेंस हम इसे कहेंगे? अपवित्रीकरण, डिफाइलमेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज पॉपुलरली नोन एज दून वैली केस। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केस है जो दून वैली केस के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पथुमना वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन बी है हमारा MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी उन्नी कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी RL&E केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। तो कौन सा केस है? ऑप्शन डी RL&E केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी को हम किस नाम से जानते हैं? दून वैली केस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन। प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान के सिद्धांत को किस में जोड़ दिया गया? ऑप्शन ए प्रिंसिपल 15 है ऑफ द रियो डिक्लेरेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल 8 ऑफ द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल 8 ऑफ द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी प्रिंसिपल 16 ऑफ द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इन रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के तहत किस प्रिंसिपल में इस चीज को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन डी प्रिंसिपल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट एंड प्लेस
द अर्थ समिट वॉज हेल्ड, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 6 जून 1997 एट जेनेवा, ऑप्शन बी 20 जून 1997 एट लंदन, ऑप्शन सी 21 जून 1992 एट रियो, ऑप्शन डी है 27 जून 1992 एट रियो। तो ये कब और कहाँ हुआ था पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट? 21 जून को 1992 में एट रियो में हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 by disturbing the environment, the court could award damages not only for the restoration of the ecological balance but also for the victim who have suffered due to the disturbance. In which case the Supreme Court of India has made above observation. ये किस केस में ऑब्जर्व किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? पर्यावरण को अस्त व्यस्त कर संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय न सिर्फ पारिस्थितिक विज्ञान के पुनर्निर्माण के लिए हर्जाने का आदेश दे सकता है, बल्कि इस अस्त व्यस्तता के कारण उस पीड़ित को भी नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी उसे लायबल ठहराएगा। तो भारत उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त टिप्पणी किस वाद में की है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ 2000। अब आप लोग सोचोगे कि ऊपर में भी 2000 यहाँ जो ऑप्शंस बनाए गए, अगर आपके एग्जाम के ऑप्शंस में एक ही बार एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ आता है तो आप उसे टिक कर देना, बट अगर इस तरह से ऑप्शन आ जाता है तब आप यहाँ पे ध्यान रखना जो इसका AIR होता है, सुप्रीम कोर्ट के पेज नंबर वगैरह होते हैं, तो इन चीज को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वॉज इनेक्टेड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए आर्टिकल 253, ऑप्शन बी आर्टिकल 258, सी 255, डी 254। किस आर्टिकल के तहत किया गया? आर्टिकल 253 के तहत किया गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा बाय द inaction of the in municipalities was brought to light in which of the following case? निम्नलिखित में से किस बात में नगर पालिकाओं की अकर्मण्यता के कारण गंगा नदी के प्रदूषण की समस्या का मामला प्रकाश में लाया गया? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है हमारा एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमबी नायडू, ऑप्शन सी है एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है हमारा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो किस केस के माध्यम से ये चीज लाया गया? तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 shall have precedence over the other laws and therefore the provision of the act shall have effect despite the inconsistency with the provision of any other enactment, however it is subject to। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 को अन्य कानूनों पर वरीयता होगी और इसीलिए इस अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों से असंगत होने पर भी प्रभावी होंगे, तथापि यह डैश के अधीन होगा। यह किस अधिनियम के अधीन होगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए द माइंस एक्ट 1952, ऑप्शन बी एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ऑप्शन सी है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो किस एक्ट के अधीन होगा ये? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस? निम्नलिखित में से किसे वन्य संरक्षण मामला के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए एनवायरमेंट अवेयरनेस फोरम वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी है TN गोदावरमन तिरुमुल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, TN गोदावरमन तिरुमुल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज ट्रैपेजम केस इज बिटवीन, तो ये चीज किस केस में डिसाइड हुआ था? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है हमारा रामजी पटेल वर्सेस नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच, ऑप्शन सी है विनीत कुमार माथुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो किस केस में डिसाइड हुआ था? ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में हुआ था, ऑप्शन डी। Next question है, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 and the Environment Protection Act 1986 were passed by the Parliament under। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1981 व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किए गए? ऑप्शन ए आर्टिकल 252 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी है आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी आर्टिकल 250 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो किस आर्टिकल के तहत लागू किया गया है इसे? ऑप्शन बी 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन मोस्टली यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट?
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद अधिकतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वातावरण को बचाने के लिए प्रयोग किए गए? ऑप्शन ए आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी बोथ आर्टिकल 21 एंड 32, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो दोनों ही आर्टिकल किए गए 21 एंड 32, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही है। कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में एक दो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से जरूर क्वेश्चन रहते हैं एनवायरमेंटल लॉ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ नोटिस रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट बाय एनी पर्सन अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वातावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा फौजदारी परिवाद दायर करने के लिए केंद्र सरकार को कितने दिनों का नोटिस जरूरी है? ऑप्शन ए नॉट लेस देन 30 डेज, बी नॉट लेस देन 60 डेज, सी नॉट लेस देन 90 डेज, डी नन ऑफ द एबव। तो कितने दिनों के अंदर करना है हमें? ऑप्शन बी नॉट लेस देन 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज कंसिडर्ड एज हाई वाटर मार्क केस इन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट? किस निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद वन संरक्षण के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अति महत्वपूर्ण निर्णय है? ऑप्शन ए सुले भाई मुल्ला मोहम्मद अली वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात, ऑप्शन बी हरि एन गोदावर्मन मुल्क पाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, डी है हमारा समथा वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। गोदावर्मन तिरुमुल्क वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट इनेक्टेड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 फॉर द कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। संसद ने जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1974 को पारित किया। ऑप्शन ए ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टेट, ऑप्शन बी ऑफ हिज ओन, ऑप्शन सी ऑन द डायरेक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन डी ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो किस में किया गया? ऑप्शन ए ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट, राज्यों के अनुरोध पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजन रिगार्डिंग ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सिस्ट? निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के द्वारा वातावरण संरक्षण व सुधार तथा वन्य और वन्य जीव सुरक्षा संबंधित जिम्मेदारी का प्रावधान है? ऑप्शन ए आर्टिकल 51 ए क्लॉज जी, ऑप्शन बी आर्टिकल 47, ऑप्शन सी है आर्टिकल 48 ए, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो किसमें दिया गया है? आर्टिकल 48 ए, ऑप्शन सी। और ये किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। हमारा जो ये 51 ए जी है हम इसे भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है? तो यहाँ भी हमें ये टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट की ही बात करता है, लेकिन ये किसके? द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपनसेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स की बातें करता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। माइनर डिफरेंस है 48 ए एंड 51 ए जी में, और ये हमारा 42nd अमेंडमेंट से आया है, और 51 ए क्लॉज जी भी हमारा 42nd अमेंडमेंट का है, अगर अमेंडमेंट पूछता है तो। 51 ए जी जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत है, और ये 48 ए जो है ये हमारा डीपीएसपी के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एनवायरनमेंट अंडर सेक्शन 2 क्लास ए ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मीन्स। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो एनवायरनमेंट का डेफिनेशन दिया गया सेक्शन 2A में, उसमें क्या शामिल है? ऑप्शन ए एयर वाटर एंड लैंड ओनली, ऑप्शन बी वाटर एयर लैंड एंड द इंटररिलेशनशिप बिटवीन वाटर एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी है हमारा वाटर एयर लैंड एंड द इंटररिलेशनशिप बिटवीन वाटर एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ द एबव। इसमें क्या शामिल है? ऑप्शन सी वाटर एयर लैंड एंड द इंटररिलेशनशिप बिटवीन वाटर एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग, अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट व्हेन देयर इज अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यू टू द लैक ऑफ डाटा or material about the extent of damage or pollution likely to be caused them, in order to maintain the ecological balance, the burden of proof that the same balance will be maintained must necessarily be on the industry or the unit which is likely to cause pollution। निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि जब क्षति या संभावित प्रदूषण की सीमा के बारे में आक्रिय सामग्री के अभाव के कारण अनिश्चितता की स्थिति हो, तो फिर पारिस्थितिकीय साम्य बनाए रखने के लिए इस प्रमाण का भार की कथित साम्य बनाए रखा जाएगा उस उद्योग इकाई पर होना चाहिए जो प्रदूषण कारित करेगा। ये किस केस में कहा गया?
ऑप्शन ए एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सी ट्रैपेजियम केस, डी नॉन ऑफ द एव। तो ये इसमें से कोई भी केस इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। निम्नलिखित में से किस बार में सर्वोच्च न्यायालय ने एहतियाती या पूर्वाधानी सिद्धांत के विकास की विवेचना की। ऑप्शन ए एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमवी नायडू, ऑप्शन बी है हमारा रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन सी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गंगा वाटर पॉल्यूशन केस, ऑप्शन डी है ओल्गा टेलिस 1986 का केस है। तो ये किस केस में डिसाइड किया गया? ऑप्शन ए एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस एमबी नायडू। आप अगर किसी अदर चैनल से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप हमसे वहां जुड़ सकते हैं। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द गवर्नमेंटल डायरेक्शन इज क्लोज डाउन द लाइमस्टोन माइनिंग ऑपरेशन and querying permanently holding it the duty of the lessee protest and safeguard the right of the people to live in a healthy environment with a minimal disturbance of ecological balance। निम्नलिखित में से किस बार में सर्वोच्च न्यायालय ने पत्थर खदान एवं उत्खनन क्रिया को अस्थायी रूप से बंद करने के सरकारी निर्देश को मान्यता दी और पारिस्थितिकीय संतुलन में न्यूनतम व्यवधान के स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में जीने का लोगों के अधिकार का संरक्षण और सुरक्षा करना पट्टेदार का कर्तव्य माना? ऑप्शन ए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है हमारा रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो किस केस में ये चीज कहा गया है? ऑफ रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड क्लोजिंग डाउन एंड डिमोलिशन और shrimp industries in coastal regulation zone and implement the precautionary principle and the polluter pays principle and held them liable for payment of compensation for reversing the ecology and compensate the individual for loss suffered। निम्नलिखित में से किस बार में सर्वोच्च न्यायालय ने तटीय विनियमन अंचल में झींगा को बंद करने या समाप्त कर देने का और एहतियाती सिद्धांत और पॉल्यूटर पे सिद्धांत को क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया और उन्हें परिस्थिति को परिवर्तित करने के लिए मुआवजा भुगतान के लिए और हानि भुगतने के लिए व्यक्ति को प्रतिकारित करने के लिए दायित्वाधीन ठहराया? तो किस केस में ये चीज किया गया? तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए है हमारा जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी है वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है चर्च ऑफ गॉड फुल गॉसिप्स इन इंडिया वर्सेस केकेआर मजेस्टी कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन। तो किस केस में ये चीज डिसाइड किया गया है? तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा, एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार और वनों तथा वन्य जीव की सुरक्षा है क्या? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, बी वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी है वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी है बोथ वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। ये क्या है? क्या ये प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये हमारा दोनों ही है, डीपीएसपी भी है और साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट देयर इज नो रीजन टू कंपेल नॉन स्मोकिंग टू बी हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। किस मामले में निर्धारित किया गया कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण का असहाय प्रहित होने के लिए बाध्य करने का कोई कारण नहीं है? ऑप्शन ए सामंता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है मुरली देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है शीला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुरली देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन वाला। असर्शन है, नो बडी कैन क्लेम अ फंडामेंटल राइट टू क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन बाय एम्प्लीफाइंग द साउंड ऑफ हिज स्पीच विद द हेल्प ऑफ लाउड स्पीकर। कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर की सहायता से अपने भाषण को ध्वनि बढ़ाकर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। रीजन है, वाइल वन हैज अ राइट टू स्पीच अदर हैज अ राइट टू लिसन और डिक्लाइन टू लिसन। Anyone who wishes to live in peace, comfort, and quiet within his house has a fundamental right to prevent the noise as pollution reaching him। जबकि एक को बोलने का अधिकार है और दूसरे को सुनने या सुनने से इनकार करने का अधिकार है। जो कोई भी अपने घर में शांति आराम तथा एकांत में रहना चाहता है उसे प्रदूषण के रूप में शोर से बचने का मौलिक अधिकार है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या सही होगा। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन सी ए एंड आर ट्रू बट आर इज
नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन डी है हमारा ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है और आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट नॉइज पॉल्यूशन कैन नॉट बी टॉलरेटेड इवन इफ सच नॉइज वाज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एन एंड वॉज कनेक्टेड विथ रिलीजियस एक्टिविटीज इन द केस ऑफ। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि ध्वनि प्रदूषण बर्दाश्त नहीं किया जा सकता चाहे ऐसी ध्वनियां शोर धार्मिक गतिविधियों के साथ संबंधित है या उनका प्रत्यक्ष परिणाम है। ऑप्शन ए एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस प्रोफेसर एम वी नायडू। ऑप्शन बी है चर्च ऑफ बर्ड फुल गॉसिप इन इंडिया वर्सेस केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन। ऑप्शन सी है केएम चिनप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही है, चर्च ऑफ गॉड फुल गॉसिप इन इंडिया वर्सेस केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन। आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हो। यहाँ हमें धार्मिक गतिविधियों के बारे में अगर डिस्कस किया तो हमारे यहाँ चर्च ऑफ गॉड गॉसिप इन इंडिया वाला केस होगा। यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंटेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल। धारणीय विकास की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन से अनिवार्य तत्व समाविष्ट है। ऑप्शन ए द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, बी द पोल्यूटेड पेस प्रिंसिपल, सी द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, डी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये तीनों ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये तीनों ही चीज आवश्यक तत्व है, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री इज। वे देश के वन तथा वन जीव समेत पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार है। ऑप्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बी फंडामेंटल नेशनल पॉलिसी, सी फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन, डी है हमारा बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। तो ये हमारा दोनों ही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन भी है। तो ऑप्शन डी सही आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये सेशन अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्लाइड करके आपको 3 टाइम हाइप का मौका मिलेगा, तो आप मेरे चैनल के किसी भी 3 वीडियो पे हाइप कर दीजिएगा जो आपको अच्छी लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।